का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के बिहार फोकस पर। इस महीने गृह मंत्री अमित शाह का बिहार जाने का कार्यक्रम है। जदयू बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद शाह की यह पहली बिहार यात्रा है। 23 सितंबर को पटना में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। 200 विधानसभा क्षेत्रों से लौटे नेताओं के काम की समीक्षा की जाएगी। 24 सितंबर को पूर्णिया किशनगंज में रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। भारतीय नौसेना को मिली गुलामी के निशान से आजादी। प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना के ध्वज के नए निशान का अनावरण किया है। पीएम मोदी ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज को नया ध्वज समर्पित है। नौसेना ने आज गुलामी का निशान अपने सीने से उतार दिया है। पीएम ने इस दौरान आईएनएस विक्रांत को भी भारतीय नौसेना को सौंपा है। दरअसल नौसेना के नए ध्वज से क्रॉस को हटा दिया गया है। साथ ही नौसैनिक क्रेस्ट को फिर से झंडे में शामिल किया गया है और इस पे लिखा हुआ है शानो वरुणा। बीजेपी की सरकार से वाजपेयी आडवाणी युग के नेता विदा, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब तक मजबूती से कायम है। अधिकृत तौर पर सरकार में नंबर 2 माने जाते हैं राजनाथ सिंह। 2013 में किया था नरेंद्र मोदी को प्रचार प्रमुख बनाने का समर्थन। बाद में प्रधानमंत्री बनने में भी नरेंद्र मोदी का सहयोग किया। विवादित बयान देते नहीं हैं, अक्सर खामोश रहते हैं। 2019 में छपी उनकी आत्मकथा का शीर्षक था राजनीति। सचमुच राजनीति के कुशल खिलाड़ी हैं राजनाथ सिंह। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को राहुल गांधी श्री पेंदूर पहुंचेंगे। सुबह 7 बजे राहुल गांधी श्री पेरुम्बुंदूर में प्रार्थना सभा में हिस्सा लेंगे। शाम 4 बजे कन्याकुमारी में सीएम एमके स्टालिन राहुल गांधी को तिरंगा सौंपेंगे और इसके साथ ही शाम को रैली की शुरुआत होगी। 8 सितंबर को यानी कि अगले दिन 21 किलोमीटर की यात्रा करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी को दिक्कत नहीं होनी है क्योंकि राहुल गांधी काफी फिट रहते हैं। वो लगातार वर्कआउट करते हैं। हर दिन वो न सिर्फ दौड़ते हैं बल्कि अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं। हाँ, उनके साथ जो नेता चल रहे होंगे उनके लिए यात्रा बड़ी मुश्किल होने वाली है। लेकिन जब बात भारत जोड़ने की आती है तो फिर इस तरीके की यात्राओं का इतिहास गवाह है। राजनीतिक पार्टियों को फायदा मिला है और जनता के साथ कनेक्शन भी बढ़ा है। इस बार क्या रहेगा, यह तस्वीर वाकई में दिलचस्प है। कांग्रेस के लिए श्राद्ध पक्ष का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, फिर भी भारत जोड़ो यात्रा में आंशिक फेरबदल किया गया। 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष के दौरान शुरू होने वाली थी यात्रा। यूपी के एक वरिष्ठ ब्राह्मण नेता ने पार्टी को सावधान किया, श्राद्ध पक्ष में यात्रा शुरू करने से जनता में गलत मैसेज जाएगा। इसलिए 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का फैसला लिया गया है। दरअसल श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और श्राद्ध शुरू होने के साथ ये माना जाता है कि शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि श्राद्ध पितरों को तर्पण के लिए होते हैं। हालांकि उसके बाद नवरात्रे आते हैं और नवरात्र के अंदर आप मंगल कार्य कर सकते हैं। शायद यही बात कांग्रेस को समझ आई होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि श्राद्ध पक्ष में अगर वो इस यात्रा को शुरू करेंगे तो 2 मैसेज जा सकते हैं। पहला तो ये, अगर ये यात्रा उस कसौटी पर खरी नहीं उतरी तो फिर ये मान लिया जाएगा क्योंकि श्राद्ध पक्ष में इसको शुरू किया गया और सारी मेहनत बेकार हो गई। दूसरा ये, जिस तरीके की सियासत वर्तमान स्थिति में चल रही है, जिस तरीके से हिंदुत्व की परिभाषाओं को गढ़ा जा रहा है, यह मान लिया जाता कि हिंदू मान्यताओं को कांग्रेस मानती नहीं है और इसलिए श्राद्ध पक्ष में यात्रा को शुरू किया गया। कांग्रेस की तरफ से 7 सितंबर से इस यात्रा का शुरू होना शायद दोनों पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद एक सही फैसला लिया गया। ईसाइयों पर हमले के आरोपों की जांच कराएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर
8 राज्यों से मांगी है रिपोर्ट। ईसाइयों से जुड़ी हिंसा हो, गिरफ्तारियां हो, कार्रवाई हो, एफआईआर हो, जो भी रहा है, उन तमाम चीजों से जुड़ी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। बिहार से मांगी गई है, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी, ओडिशा, इन राज्यों से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इन 8 राज्यों के मुख्य सचिवों से यह रिपोर्ट मांगी। हाथियों के रास्ते के पास नहीं होंगे होटल, रिसोर्ट और रेस्तरां। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एलिफेंट कॉरिडोर को लेकर निर्देश दिए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास है हाथियों के गुजरने का रास्ता। हाथियों के परंपरागत रास्ते के पास नहीं बनेंगे होटल और रिसोर्ट, क्योंकि जब इस तरीके के होटल और रिसोर्ट बनते हैं तो फिर कॉरिडोर बनाने का फायदा नहीं, क्योंकि कॉरिडोर बनाया गया है हाथियों के संरक्षण के लिए, उनको बेहतर तरीके से सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, ना कि उनको नुमाइश बनाने के लिए। क्योंकि अगर उनके कॉरिडोर में आप होटल बना देंगे, रिसोर्ट बना देंगे, रेस्तरां बना देंगे, तो फिर एलिफेंट यानी कि हाथी नुमाइश की चीज बनेगी और वो कॉरिडोर जो उनके संरक्षण के लिए बन रहा है उसका सही तरीके से इस्तेमाल हाथियों के लिए नहीं, व्यापार के लिए होगा। इसलिए फैसला काबिले तारीफ। लगातार बढ़ रहा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से डिजिटल लेन देन। अगस्त में यूपीआई के जरिए 654 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हुआ है और इसी तरह 10.71 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा डिजिटल लेन देन। बड़े पैमाने पर लोग डिजिटल लेन देन करने लगे हैं। अब हाल ये हो गए हैं कि नोटबंदी के बाद से जिस तरीके से डिजिटल पेमेंट बढ़ी है, लोगों के वॉलेट में, यहां वॉलेट का मतलब बटुआ है, बटुए में पैसे हो या ना हो, डिजिटल वॉलेट में पैसे मिलेंगे। और अगर वो छोटी से छोटी चीज भी परचेज करते हैं तो वो डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। यानी कि हिंदुस्तान तेजी से उस डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहा है जो सिर्फ 6 इंच की स्क्रीन में सिमटी हुई है और जो आपका 4 इंच का बटुआ है उसमें कार्ड्स भरे हुए हैं। नवीनीकरणीय ऊर्जा को लेकर चीन से आयात की छूट मिली है। इस क्षेत्र की इकाइयां कर सकेंगी कल पुर्जों का आयात। भारत ने 2020 में चीन से आयात पर पाबंदी लगा दी थी। रिन्यूएबल एनर्जी की 4 श्रेणियों में पाबंदी हटाने का फैसला लिया गया। हालांकि ये कौन सी 4 फील्ड है ये जानकारी अभी तक नहीं, लेकिन फिर भी हम मानकर चल सकते हैं, क्योंकि बात अगर रिन्यूएबल एनर्जी की हो रही है तो इसमें एक बड़ी भूमिका निभाती है सोलर एनर्जी। इसके अलावा एक बड़ी भूमिका निभाती है विंड एनर्जी और तीसरी एनर्जी है बायोफ्यूल एनर्जी। हो सकता है कि इनको लेकर पाबंदी को हटाया गया है क्योंकि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की अपार संभावनाएं हैं और कोयले का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, दोहन हो रहा है, उससे पॉल्यूशन तो बढ़ता ही है। इसके साथ एक लिमिट के बाद कोयला खत्म होगा। जैसे अगर राजस्थान की बात कीजिए, राजस्थान का टारगेट है कि 2024-25 तक रिन्यूएबल एनर्जी को इतना बढ़ा दिया जाए कि कोयले की खपत 50% कम हो जाए। उसका फायदा यह होगा कि एक तो कॉस्ट और प्रोडक्शन कम होगा, कंज्यूमर को सस्ती दर पर बिजली मिल पाएगी। इसके अलावा आपका एनवायरमेंट सेफ होगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। और जो कोयले की वजह से हम सुनते हैं ना कि कोयला नहीं पहुंच पा रहा है इसलिए वो बंद हो गया, बिजली सप्लाई बंद हो रही है, कटौती की जा रही है, ग्रिड में सप्लाई नहीं पहुंच रही है, उन समस्याओं का भी समाधान होगा। हालांकि हम रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए एक तरीके से ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं जो हमें पर्यावरण से मिलती है, हवा के जरिए, रोशनी के जरिए या फिर बायो कंपोज के जरिए। ब्राजील की विमान कंपनी से हुए सौदे में रिश्वत की जांच। घूसखोरी के मामले में दिल्ली के वकील गौतम खेतान गिरफ्तार किए गए। 2008 में एम्ब्रेयर ने डीआरडीओ से किया था 3 विमानों का सौदा। 21 करोड़ डॉलर के सौदे में यूके के एनआरआई को दी गई थी रिश्वत। 17 सितंबर 2016 को सीबीआई ने शुरू की थी प्राथमिक जांच। सीबीआई के एफआईआर के आधार पर ईडी ने शुरू की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच।
26 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में गौतम खीतान गिरफ्तार किए गए। और अब बात करते हैं भारत थाईलैंड के बीच 20,000 करोड़ के ज्वेलरी कारोबार की। भारत की लैब क्राउन डायमंड ज्वेलरी एंड प्रमोशन काउंसिल और थाईलैंड के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन में करार है। भारत थाईलैंड भेजेगा 10,000 करोड़ की लैब क्राउन डायमंड, बदले में थाईलैंड करेगा रूबी, चांदी, व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी का निर्यात। और बात करते हैं द वीक की कवर स्टोरी की। चीन के सामने खड़ा ताइवान चीन के बीच रिश्ते बिगड़े हैं, दोनों युद्ध की कगार पर खड़े हैं। द वीक के संवाददाता ने ताइवान का दौरा किया। ताइवान की नई पीढ़ी को युद्ध का बिल्कुल अनुभव नहीं है, लेकिन लोकतंत्र और स्वतंत्रता को नई पीढ़ी किसी भी सूरत पर खोना नहीं चाहती और इसलिए चीन के लिए ताइवान पर कब्जा आसान नहीं होगा। इसको बिल्कुल रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसके नजरिए से समझ सकते हैं। एक दौर था जब उन दोनों के बीच में जंग शुरू हुई तो सब ये मानकर चल रहे थे कि रूस आसानी से यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन जब वहां के आम आदमी ने रूस की सेना का बहिष्कार करना शुरू किया, जब सिविलियंस ने अपने हाथों में हथियार उठाने शुरू किए, तो हालात ये कि आज तक रूस उस जंग में फंसा हुआ है और उसकी वजह से आर्थिक नुकसान भारी पैमाने पर रूस को उठाना पड़ रहा है। कुछ ऐसी स्थिति अगर ताइवान और चीन के बीच में जंग होती है तो ताइवान यूक्रेन की भूमिका में दिखाई दे सकता है। विराट कोहली खोलने जा रहे हाई ग्रेड रेस्टोरेंट। किशोर कुमार के बंगले में हाई ग्रेड रेस्टोरेंट खोलेंगे विराट। किशोर कुमार के मुंबई स्थित जुहू वाले बंगले को लीज पर दिया है। हाई ग्रेड रेस्टोरेंट का काम करीब पूरा हो चुका है। अगले महीने विराट का हाई ग्रेड रेस्टोरेंट शुरू हो जाएगा और अमूमन जो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो देश के लिए तो सर्वोच्च योगदान दे ही रहे हैं, लेकिन इससे इतर भी सबके अपने अपने अलग बिजनेस हैं जिनके जरिए वो अपने बाकी उन सपनों को पूरा करते हैं जो शायद उन्होंने देखे होंगे और उसमें विराट कोहली का ये सपना भी हो सकता है। इस साल मानसून के दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग की सितंबर में अच्छी बारिश की भविष्यवाणी है, यानी कि जो ये सोच रहे हैं कि मानसून जा चुका है, गर्मी फिर से पड़ने लग गई है, एसी फिर शुरू हो गए हैं, उनके लिए ये राहत की खबर है कि सितंबर के महीने में भी आपको अच्छा मानसून मिल सकता है, क्योंकि 1 जून से 31 अगस्त तक सामान्य से 6% ज्यादा बारिश हो चुकी है। सामान्य 700.7 mm के मुकाबले 743.8 mm बारिश हुई है। अगर देश के पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बात की जाए तो यहां बारिश थोड़ी कम हुई है, लेकिन मध्य और दक्षिण भारत में सामान्य से ज्यादा बरसात हो चुकी है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा के कैथल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली। कहा कि किसानों के खाते में सीधे पैसे भेजे गए। 15 सेकंड में 11 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर हुए पैसे, बिना किसी बिचौलिए के पैसे गए। जनता चुनाव में बिचौलियों के बजाय सीधे बीजेपी को वोट दे। केंद्र ने गरीबों के कल्याण के लिए काम किया है। एशिया कप में भारत को लगा झटका। हरफरमौला रविंद्र जडेजा एशिया कप से बाहर हो गए हैं। घुटने में चोट के कारण बाहर हुए रविंद्र जडेजा ने पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी 35 रन की बेहद महत्वपूर्ण पारी। T20 में इस साल 50 की औसत से रन बना रहे हैं रविंद्र जडेजा। अब जडेजा की जगह अक्षर पटेल को किया गया है शामिल। स्टैंड बाई प्लेयर के तौर पर टीम का हिस्सा थे अक्षर पटेल। सवाई माधोपुर के बोली थाना क्षेत्र के गांव में 11वीं कक्षा की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता के पिता ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस के मुताबिक 25 अगस्त को आरोपी फराज बाइक पर नाबालिग को बिठाकर ले गया था।
नाबालिग को रिंकेश मीणा के कमरे पर छोड़ दिया। दुष्कर्म के बाद नाबालिग को किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता को वापस घर छोड़ दिया गया। माता पिता ने नाबालिग को उदास देकर पूछताछ की, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया। एसएचओ ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस थाना बौनी क्षेत्र के अंदर 16 वर्षीय एक युवती ने मामला दर्ज करवाया है कि पहले 15 अगस्त को उसको किसी एक व्यक्ति द्वारा धमकी दी गई कि तेरे को उठा करके लेके चले जाएंगे। उसके बाद में 25 अगस्त 2022 को उसको किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल पर अगवा करके और सवाई माधोपुर ले जाया गया, जहां पहले वाला जो व्यक्ति था उसको सुपुर्द किया गया, जिसने कि उसके साथ में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। प्रकरण हाजा के अंदर पीड़िता का मेडिकल करवा लिया गया है। मुलजिमों की दस्तावेजी तो टीमें जो हैं वो जगह जगह पर छापेमारी। आगे बढ़ते खबर 12 के अंता से है, जहां खनन एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाई ने जन सुनवाई की। 7 लाभार्थियों को 111 पट्टे वितरित किए। आमजन की समस्याओं को सुनकर जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान मंत्री प्रमोद जैन भाई ने विधानसभा में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। इससे पूर्व मंत्री भाई का कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से 51 किलो के हार से स्वागत किया गया। 100% सफल होगा। ये अभियान की शुरुआत हमारे मुख्यमंत्री जी जब पहली बार मुख्यमंत्री थे, धारीवाल साहब जब पहली बार यूडीएच मंत्री थे, तब राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई। दोबारा जब सरकार बनी, गहलोत जी दोबारा बने, तब ये किया, जब उसमें भी लाखों लोगों को पट्टे जारी किए। और अभी इस सरकार में भी 10 लाख पट्टों का टारगेट रखा गया है और अधिक से अधिक पट्टे बन रहे हैं। इसी क्रम में आज यहाँ अंता में ये पट्टा वितरण का समारोह का जो कार्यक्रम था, इस बुलेटिन में